एक छोटे से गांव का एक लड़का जिसका सपना सिर्फ बड़ा बनने का नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा करने का था जो पूरे देश की तकदीर और तस्वीर बदल दे। पार्टीशन के दर्द से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे इंसान की जो अपने काम से पहचाने गए, ना कि अपने शब्दों से। वो इंसान जब जिंदा थे तो उन्हें बहुत लोग क्रिटिसाइज करते थे, सम्मान नहीं देते थे, लेकिन जब वो दुनिया छोड़ गए तो दुनिया उन्हें एक लीजेंड के रूप में याद कर रही है। भारत के सबसे पहले सिख प्रधानमंत्री, एक विजनरी इकोनॉमिस्ट और एक हम्बल लीडर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उनके हर एक पहलू को एक्सप्लोर करेंगे। उनका बचपन, उनका कैरियर, उनका पॉलिटिकल सफर, उनका लेगेसी, उनके ऊपर जो लगे कंट्रोवर्सी स्कैम, सबकी बात करेंगे। ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से माइंड चेंज हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लेकर। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाना जरूर और इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है, मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह, पंजाब में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का पार्ट है। उनके फैमिली ड्राइड फ्रूट का बिजनेस करते थे। उनके माता पिता, जिनका नाम था गुरमुख सिंह कोहली और अमृत कौर, लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत छोटे थे तो उनकी मां इस दुनिया से चल बसी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपने पैटर्नल ग्रैंड मदर जमुना देवी के साथ बड़े हुए हैं, जिनके साथ उनका काफी गहरा रिश्ता था। मनमोहन सिंह जी अपनी पहली एजुकेशन एक लोकल गुरुद्वारा से शुरू की थी, जहां उन्होंने उर्दू और पंजाबी पढ़ना शुरू की। 17 अप्रैल 1937 को उनको लोकल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में एडमिशन मिल गया, जहां उन्होंने अपने उर्दू मीडियम एजुकेशन कंप्लीट करते हुए 4 क्लास तक पढ़ाई करते रहे। उसके बाद उनका परिवार पेशावर शिफ्ट हो गया और वहां उन्होंने अपर प्राइमरी स्कूल में दाखिला ले लिया। ये बात है 1947 की, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपना मैट्रिक एग्जाम दिया था। उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ में कभी भी एकेडमिक एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और हर स्टेज पे टॉप किया। मनमोहन सिंह जी को हमेशा अपनी पढ़ाई में अच्छा करने का जुनून रहता था। जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो मनमोहन सिंह जी और उनका परिवार हल्द्वानी इंडिया माइग्रेट कर गए। पार्टीशन के दौरान उनके ग्रैंडफादर संत सिंह को कम्युनल वायलेंस में मार दिया गया था, जो उनके लिए एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बना। मनमोहन सिंह जी ने अपनी जिंदगी में कभी भी गांव का सफर नहीं किया, चाहे लोकल लोग उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते रहे, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद गांव भी काफी ज्यादा फेमस हो गया था। 1948 में मनमोहन सिंह जी का परिवार अमृतसर शिफ्ट हो गया, जहां उन्होंने हिंदू कॉलेज अमृतसर से अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की। उन्होंने वहां पर इकोनॉमी की पढ़ाई की और उन्होंने बैचलर और मास्टर डिग्री 1952 और 1954 में कंप्लीट किया, जहां उन्होंने अपनी पूरी एकेडमिक करियर में फर्स्ट रैंक हासिल की। मनमोहन सिंह जी की एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हुए उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी करने का मौका मिला, जहां उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ट्राइपोस डिग्री 1957 में कंप्लीट की। उनका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस काफी ट्रांसफॉर्मेटिव था।
मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था कि आई ओwe एवरीथिंग टू माई एजुकेशन। उनकी शिक्षा उनकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा थी और ये था उनके एजुकेशन के जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने एक छोटे से गांव से लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड तक का सफर तय किया। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है, एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मित्रों, मुझे भारत के भविष्य के बारे में पूरा इत्मीनान है। मुझे पक्का विश्वास है कि वो समय आ गया है जब भारत दुनिया की बदलती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उनके स्ट्रगल और उनके अर्ली करियर के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जिंदगी का यह हिस्सा उनके इंटेलेक्ट और हार्डवर्क का सबसे बड़ा प्रूफ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक छोटा सा लेकिन इम्पैक्टफुल सफर शुरू किया, जिसके कारण वो एक ग्लोबल इकोनॉमिस्ट और विजनरी लीडर बने। 1957 में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत लौट आए। यहाँ आकर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू किया। वो एक विजनरी टीचर थे जो अपने स्टूडेंट को सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि इकोनॉमिक सिस्टम का प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देने में विश्वास करते थे। कुछ समय बीत गया, उसके बाद उनका नाम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फैकल्टी में उनका नाम शामिल हुआ, जहां उन्होंने अपनी टीचिंग और रिसर्च के जरिए भारत के इकोनॉमिक चैलेंज को डीपली समझा। एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि ए गुड टीचर मस्ट इंस्पायर होप एंड इंस्टिल ए लव फॉर लर्निंग। बात है 1966 की, जब यूनाइटेड नेशन ने उनके एक्सपर्टीज को रिकॉग्नाइज किया और उन्हें यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए बुलाया गया। यहाँ उन्होंने ग्लोबल ट्रेड सिस्टम और डेवलपिंग नेशन की चैलेंजेस पर काम किया। इसी इंस्पायर ने उनकी सोच को और ब्रॉड बनाया और उन्होंने समझा कि भारत को अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए क्या करना होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के भारत की इकोनॉमिक्स पॉलिसी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करने का सफर शुरू हुआ जब 1971 में उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री का इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया। यहाँ उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी पर काम करते हुए भारत के फॉरेन ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए नई स्ट्रेटेजी डेवलप की। फिर 1976 में उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर नियुक्त किया गया। यहाँ उनका काम था मॉनेटरी पॉलिसी को स्ट्रेंथ करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। 1979 में उन्होंने प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन के रूप में काम किया, जहां भारत के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान का फ्रेमवर्क बनाया गया। टर्निंग पॉइंट तब आता है जब 1980 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। यहां उन्होंने डेवलपिंग कंट्री के फाइनेंशियल चैलेंज को ग्लोबल लेवल पर उठाया। उनका कहना था, इंडियाज ग्रोथ डिपेंड ऑन हाउ वेल वी बैलेंस एक्सटर्नल बोरोइंग विद इंटरनल रिफॉर्म्स। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम और इकोनॉमिक्स का इन डेप्थ नॉलेज एक्वायर किया। इसका इम्पैक्ट उनके आगे के रिफॉर्म में देखने को मिला। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पॉलिटिकल जर्नी एक एक्सेप्शनल स्टोरी और इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है, जो विजन और डेडिकेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने अपना करियर इकोनॉमिक में शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत के पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में अपना एक अलग ही इम्पैक्ट छोड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की एंट्री एक्टिव पॉलिसी में नहीं बल्कि पॉलिसी मेकिंग में हुई। 1985 में उन्हें प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया। यहाँ उनका काम था देश के पॉलिसी को इवैल्यूएट करना और नए रिफॉर्म्स का रोड मैप तैयार करना। इस दौरान उन्होंने टेक्नोलॉजी और साइंस को प्रमोट करते हुए पॉलिसी में मॉडर्नाइजेशन को इंक्लूड किया। पब्लिक सेक्टर को इफिशिएंट बनाने के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी। उनका एनालिसिस इंडिया इकोनॉमिक के स्ट्रक्चरल वीकनेस को टारगेट करता था और इससे उनका नाम एक एक्सेप्शनल इकोनॉमिस्ट के रूप में उभर कर आया। 1990 के आसपास भारत एक इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था। फॉरेन रिजर्व खत्म होने के कगार पर थे और IMF से बेल आउट लेना जरूरी हो गया था। इस क्रिटिकल मूवमेंट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने अपना इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट किया। उन्होंने तभी क्लियर किया था कि देश को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है।
लेकिन उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्रेक 1991 में आया, जब भारत की इकोनॉमिक पूरी तरह से रुक गई थी। 15 दिन का मात्र फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था, साथ ही रिजर्व बैंक का पैसा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और डिफॉल्ट का खतरा था। इसी वक्त उस टाइम के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और उनसे कहा कि जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके भारत को बचा लीजिए, भारत की आर्थिक स्थिति को सुधार दीजिए। और ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल रोल था। इसी 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एलपीजी की शुरुआत की। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू की, जिसमें उन्होंने ट्रेड बैरियर को खत्म किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजा खोले और साथ ही पब्लिक सेक्टर मोनोपोली को तोड़ दिए। क्योंकि जब एलपीजी नहीं आया था तब हर जगह मोनोपोली थी इंडिया में। जैसे ही एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ तो कंपटीशन आया मार्केट में, बाहर से बड़े बड़े कंपनियां इंडिया में अपना फैक्ट्री प्लांट को लगाएं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 1991 में हिस्टोरिक बजट प्रेजेंट किया और ये एक सबसे लॉन्गेस्ट बजट भी था उस टाइम का, जिसमें टैक्स रिफॉर्म और फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल के मेजर लाए गए और उन्होंने आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन करके भारत के रिजर्व को स्टेबलाइज किया और डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग की। इसी दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक इकोनॉमिक रिफॉर्मर के रूप में उभर कर आए। देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अर्ली कैरियर का ये हिस्सा उनके ग्राउंड वर्क का टाइम था। उन्होंने दुनिया के अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल को एनालिसिस किया और यही नॉलेज उन्होंने 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान भारत के रिफॉर्म में लगाई। और ये सफर दिखाता है कि कैसे एक स्मॉल टाउन से निकला हुआ प्रोफेसर अपने आइडियाज और अपने नॉलेज के जरिए दुनिया के टॉप इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बनाते हैं। बात करते हैं 1998 की। 1998 के बाद कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में अपना एक अलग ही इम्पैक्ट बनाया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के पॉलिसी को क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से एनालिसिस किया और साथ ही साथ उस टाइम पर राज्यसभा में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और उसी समय 1998 की बात है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन थे। लेकिन आज के टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन का काम क्या रह गया? सिर्फ क्रिटिसाइज करना और कुछ नहीं। लेकिन उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या डिसीजन लिया, ये आप जानिए। इकोनॉमिक पॉलिसी का शार्प एनालिसिस और क्रिटिक किया, साथ ही नेशनल इशू जैसे कारगिल वार और पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट पर बैलेंस्ड स्टैंड लिया। साथ ही साथ कांग्रेस के इकोनॉमिक विजन को रीडिफाइन करने में रोल प्ले किया। अब बात करते हैं 2004 से 2014 तक का प्राइम मिनिस्टर का सफर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कैसा रहा। 2004 में जब कांग्रेस पार्टी को अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री मिली, लेकिन उसी समय सोनिया गांधी ने पीएम पोस्ट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तभी कांग्रेस पार्टी ने उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चुना भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। और साथ ही साथ 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। वो 2004 से 2014 तक कंटिन्यूस
प्रधानमंत्री रहे 2 टर्म के लिए। लेकिन ये 2004 से 2014 तक का सफर इतना आसान नहीं था। उन्हें क्या नहीं बोला गया, उन्हें पपेट बोल दिया गया, गूंगा बोल दिया गया, साथ ही साथ इतना बोल दिया गया कि सोनिया गांधी के हर बात में चलता है, लेकिन वो अपना काम करते रहे इस बीच। हाँ, मैं मानता हूं कि उनको उतना फ्रीडम नहीं मिला कांग्रेस पार्टी में जितना मिलना चाहिए था। अगर पूरा फ्रीडम मिल जाता कांग्रेस पार्टी में तो आज भारत कहीं और होता। जितना उन्होंने देश के लिए किया शायद ही कोई आने वाले टाइम में करेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि आज के जो फाइनेंस मिनिस्टर वो क्या है, उनका कहना क्या है, अगर प्याज का रेट बढ़ता है तो मैं प्याज नहीं खाती हूँ। इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी। पॉपकॉर्न में 18% जीएसटी लगा दिया जाता है, हर तरफ जीएसटी, लेकिन जीएसटी का सपना कांग्रेस पार्टी का था, ये भी आपको याद रखना होगा। इन्हीं 10 सालों में इनके ऊपर कई ऐसे कंट्रोवर्सी खड़े हो गए, कई ऐसे स्कैम केसेस लगे जो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा इसी वीडियो में, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहना। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के रिफॉर्म के बारे में और साथ ही साथ उनका भारत पर प्रभाव के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सिर्फ एक नाम नहीं है, एक ऐसे मिसाल है जिन्होंने अपने रिफॉर्म और विजनरी सोच के जरिए भारत का आर्थिक और राजनीतिक लैंडस्केप बदल दिया। आज हम बात करेंगे उनके टेन्योर के उन इम्पोर्टेंट रिफॉर्म की जो ना सिर्फ भारत की इकोनॉमी बल्कि समाज और गवर्नेंस को भी बदलने में मददगार साबित हुई। सबसे पहले बात करते हैं 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में। भारत का टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू हुआ। 1991 में भारत एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, फॉरेक्स रिजर्व ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, IMF से लोन लेना पड़ रहा था, साथ ही साथ रिजर्व बैंक का पैसा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। तब उस टाइम के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के गाइडेंस में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में एक ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क डिजाइन किया कि जिसने पूरे इकोनॉमिक को एक नए रास्ते पर डाल दिया। उन्होंने लाइसेंस राज का अंत किया, जिसमें हर काम के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। ये एक ऐसा सिस्टम था जो बिजनेस को दबा कर रख रही थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस सिस्टम को खत्म कर प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया। आपको पता होगा दोस्तों कि ये वही रिफॉर्म थे जिनके कारण आज IT और टेलीकॉम सेक्टर ग्लोबल मार्केट में एक बड़े प्लेयर है। फिर बात आती है उनके गवर्नेंस रिफॉर्म की। 2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो एक हिस्टोरिक स्टेप था, इस एक्ट के जरिए आम नागरिक को गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में जानकारी लेने का अधिकार मिला। आज जो हम लोग करप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग टूल था RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इमेजिन करिए कि अगर RTI एक्ट नहीं आता तो आज क्या होता। आज हम लोग सवाल भी नहीं पूछ पाते गवर्नमेंट से, ना हम जान पाते कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही किस प्रोजेक्ट में, हमारा एजुकेशन सही में वैलिड है कि नहीं ये भी नहीं जान सकते थे अगर RTI एक्ट नहीं आता तो। साथ ही साथ अगर कोई गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ ये भी हम RTI एक्ट के थ्रू पूछ सकते। अगर RTI एक्ट नहीं आता तो हम कहाँ पूछते। तो ये एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नेंस का शानदार एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2006 के बारे में, जिसका नाम कन्वर्ट करके बाद में मनरेगा कर दिया गया। गांव के लोगों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक और बड़ी गिफ्ट थी, नरेगा एक्ट। इसके तहत रूरल हाउस होल्ड को साल में 100 दिन का गारंटी काम दिया गया। इस स्कीम ने न सिर्फ बेरोजगारी को कम किया बल्कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड और कैनाल्स का भी डेवलपमेंट किया। सोचिए दोस्तों, ये एक ऐसी स्कीम है जो भारत के गांव का सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक सुधारने का काम करती है। उसके बाद US इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील 2005 फॉरेन पॉलिसी का ये एक माइलस्टोन था। अगर हम वही बात करें फॉरेन पॉलिसी की, 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक ऐसी डील साइन की जो भारत के स्ट्रेटेजिक पोजीशन को दुनिया भर में स्टैब्लिश कर गई, US इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। इस डील के जरिए भारत को न्यूक्लियर एनर्जी के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसोर्स मिले, बिना नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ज्वाइन किए, और ये एक बहुत रिस्की मूव था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की डिप्लोमेसी ने ये करिश्मा कर दिखाया। साथ ही साथ बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म आया। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और नए प्राइवेट बैंक जैसे HDFC, ICICI का रास्ता खोला। इनका ऑब्जेक्टिव था कि बैंकिंग को एक्सेसिबल बनाना और इंडियन इकोनॉमिक को रोबस्ट फाउंडेशन देना। उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए
एविएशन, रिटेल और इंश्योरेंस सेक्टर को ग्लोबल मार्केट के लिए ओपन किया। फॉरेन पॉलिसी में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी को स्ट्रेंथन किया। एशियन कंट्री के साथ ट्रेड और डिफेंस पार्टनरशिप को प्रमोट किया, जिससे भारत में एशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा। ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका से फॉर्म्स में भारत को एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बनाया। ये पार्टनरशिप उन्होंने इसलिए बनाई ताकि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमिक के रूप में दुनिया में अपनी जगह बनाए। अब बात करते हैं सोशल रिफॉर्म के बारे में। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर फोकस। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को भी प्रायोरिटी दी। उन्होंने सर्वा शिक्षा अभियान के जरिए यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को ऑब्जेक्टिव रखा और हेल्थ सेक्टर में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जैसे इनिशिएटिव लॉन्च किए। ये रिफॉर्म भारत के सोशल डेवलपमेंट में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो आज भी गवर्नमेंट के कोर एजेंडा में है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टेन्योर में 2004 से 2014 तक। दोस्तों, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2004 में भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला, भारत एक नई दिशा में चल रहा था। उन्होंने अपने विजनरी रिफॉर्म्स के जरिए भारत को एक हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर डाल दिया। 2004 से 2008 तक भारत की ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ी और हमने उस टाइम पर 8-9% ग्रोथ रेट देखा और इसी पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन इकोनॉमिक कहा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, आईटी सेक्टर का एक्सपेंशन और प्राइवेट सेक्टर का बढ़ावा, ये सब उस समय की खासियत थी। एफडीआई पॉलिसी को लिबरलाइज करना और सेक्टर को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए खोलना इस हाई ग्रोथ का एक बड़ा रीजन था। अब हम लोग बात करते हैं 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस द ग्लोबल स्टॉक के बारे में। दो 2008 का साल भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शॉक लेकर आया। लेहमैन ब्रदर जैसे बड़े यूएस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो गए और पूरी दुनिया रिसेशन के दौर से गुजरने लगी। इस क्राइसिस का इम्पैक्ट सीधा भारत पर भी पड़ा, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के विजनरी लीडरशिप ने देश को इस मुसीबत से कैसे बचाया, ये सवाल उठता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ऐसा क्या किया कि भारत तुरंत स्टेबल हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तुरंत स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करता था। उन्होंने रोड, हाईवेज और पावर प्लांट पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, जिससे इकोनॉमिक में लिक्विडिटी बनी रही। एक और स्मार्ट मूव था कि टैक्स कट और इंटरेस्ट रेट को कम करना। ये स्टेप न सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस के लिए हेल्पफुल था, बल्कि कंज्यूमर के लिए भी स्पेंडिंग को इजी बनाया। भारत की डिमांड ड्रिवन इकोनॉमिक ने हमें इस क्राइसिस के इम्पैक्ट से लार्जली बचाया। वहीं साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर में भी रिफॉर्म लाया गया। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पॉलिसी ने इंश्योर किया कि भारत का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी वापस स्पीड पकड़े। 2010 तक भारत की जीडीपी ग्रोथ फिर से 8 से 9% तक पहुंच गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कंट्रीब्यूशन ये दिखाता है कि क्राइसिस के वक्त भी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्या कर सकती है। भारत को ही सिर्फ स्टेबल नहीं रखा, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर एक रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमी पावर की तरह प्रोजेक्ट किया। ये एक ऐसी लीडर की कहानी है जो क्वाइटली बट इफेक्टिवली काम करते हैं। People say I was a silent prime minister. I think these volumes speak for themselves, and I don't want to boast about my goals or my achievements as the prime minister, but the events that took place are well described in these volumes, particularly the volume which deals with the Prime Minister speaks. I certainly would like to say that I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return in the plane or immediately after landing. So there is a large number of those press conferences whose results are also described. And I remember very vividly in 2005 when I went to Washington, the National Press Club invited me to address. Our officials were nervous that
I will not be able to manage the National Press Club, but that was a very successful conference, and that conference, its verbatim record is published in these volumes. That will give you an idea of what I was able to achieve in dealing with ladies and gentlemen of the press. दोस्तों, हम लोग बात करते हैं उनके अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अचीवमेंट सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज की गई है। उनका कंट्रीब्यूशन इतना इम्पैक्टफुल था। पहला पद्मा विभूषण अवार्ड 1987 में, वर्ल्ड स्टेटमैन अवार्ड 2010 में, और भी अवार्ड थे ऐसे तमाम। अगर हम लोग लेगेसी ऑफ इंटीग्रिटी की बात करें तो खुशवंत सिंह जी ने कहा था कि देयर इज वन मैन हु पर्सनिफाइज इंटीग्रिटी, इट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। एक ऐसे लीडर जो अपने काम के लिए जाने गए, ना कि पब्लिसिटी के लिए। उनका लेगेसी आज भी इंस्पायर करता है और उनकी पॉलिसीज का इम्पैक्ट हर भारतीय के लिए लाइफ में दिखता है। अब हम लोग बात करेंगे कंट्रोवर्सी और स्कैंडल के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम भी कंट्रोवर्सी और स्कैम से जुड़ा है, लेकिन सच्चाई की आज हम लोग इसमें जानेंगे। आपने तो सुना ही होगा 2G स्पेक्ट्रम स्कैम 2008, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम 2010, कोल एलोकेशन स्कैम 2012, आदर हाउसिंग सोसाइटी स्कैम 2010, अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर स्कैम 2013। अब अपोजिशन का ये कहना था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी करप्शन के मामले में अपने गवर्नमेंट के लीडर पर एक्शन लेने में फेल रहे हैं। देखो, मेरा मानना है कि यार कोई भी सरकार है, चाहे बीजेपी हो, क्या बीजेपी में स्कैम नहीं चल रहा है? क्या बीजेपी में कभी स्कैम नहीं हुआ? अगर स्कैम हुआ तो क्या लीडर को सजा मिली कि नहीं मिली? तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आई, कितना भी स्कैम हो जाए, किसी को भी सजा नहीं मिलती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कहना था कि उन्होंने अपनी तरफ से कभी कोई गलत काम नहीं किया। स्टेटमेंट था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन कॉन्टेम्पोररी मीडिया। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली, लेकिन उन्होंने हर बार यही कहा कि कॉलिशन पॉलिटिक्स के कारण उनकी ऑथोरिटी लिमिटेड थी, मतलब कि मिली जुली सरकार के कारण उनकी ऑथोरिटी लिमिटेड थी। उनका यही कहना था। ये सब जो एलिगेशन लगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर, क्या वो साबित हुए? मेन तो यही डिपेंड करता है ना। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। पहला 2G स्पेक्ट्रम स्कैम 2008। ये स्कैम इंडिया का हिस्ट्री का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी में से एक रहा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ने 1.76 लाख करोड़ के रेवेन्यू के लॉस का एस्टिमेट दिया था, लेकिन 2017 में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने सभी एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया, ये कह करके इस स्कैम का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर क्या हुआ? डायरेक्टली उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन उनकी गवर्नमेंट पर पूरा ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी का इल्जाम रहा। ये कंट्रोवर्सी उनके इमेज को जरूर इम्पैक्ट कर गई, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपने शब्दों पर नहीं, अपने काम पर विश्वास करते थे। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। वो हमेशा आपको चुप दिखाई देते होंगे, साइलेंट दिखाई देते होंगे। जैसे आज के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते तो वे धड़क कुछ भी चीज बोलते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। वो अपने काम से जाने जाते थे सिर्फ। अगर वही कॉमनवेल्थ गेम स्कैम के बारे में बात करें 2010 के बारे में, सच्चाई क्या है? इसमें करप्शन का सीरियस एलिगेशन लगे थे और सुरेश कालमाडी को अरेस्ट किया गया था, लेकिन ओवरऑल 70,000 करोड़ का स्कैम का क्लेम था। उसका एक लार्ज पार्ट एक्सक्रेटेड माना गया, लेकिन इस केस में कुछ में ओवर प्राइसिंग, प्रोसीड्यूरल लैप्स प्रूफ हुए, लेकिन मासिव फ्रॉड का कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला। इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का क्या रोल था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम इसमें डायरेक्ट नहीं था, लेकिन इनएफिशिएंसी और मॉनिटरिंग की कमी को हाईलाइट किया। देखो, अपोजिशन का काम होता है गवर्नमेंट पर एलिगेशन लगाना। अगर कोई अच्छा भी काम होगा तो अपोजिशन हमेशा एलिगेशन लगाएगी। जैसे आज के टाइम देखो, बीजेपी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट पर अच्छा काम कर रही है, लेकिन अपोजिशन तो हमेशा एलिगेशन ही लगाती है ना। उस टाइम भी यही सिचुएशन था। कोल एलोकेशन स्कैम 2012, ये स्कैम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टेन्योर का सबसे कंट्रोवर्शियल स्कैंडल था। कैग रिपोर्ट के अनुसार 1.86 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस का एस्टिमेट दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये फिगर सिर्फ स्पेक्युलेटिव था। कोर्ट ने 2014 में कोल ब्लॉक एलोकेशन को कैंसिल कर दिया, कह करके प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं था। तो इसमें तो साबित हुए ना कोल एलोकेशन स्कैम में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट किसी का नहीं रहता, लेकिन इनडायरेक्टली तो रहता ही रहता है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तब कोल मिनिस्टर भी थे। इसीलिए अपोजिशन ने उनके अकाउंटेबिलिटी पर क्वेश्चन किया, लेकिन सीबीआई ने उनका कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट प्रूव नहीं किया। ऐसी आदर्श
हाउसिंग सोसाइटी स्कैम में भी हुआ, अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर स्कैम में भी हुआ। इन डिटेल में अगर आपको पढ़ना है स्कैम के बारे में तो आप गूगल में सर्च करना, हर चीज इन डिटेल में लिखा हुआ है कि कब क्या स्कैम हुआ, क्या मनमोहन सिंह जी का दोस्त साबित हुआ कि नहीं हुआ, सब मिल जाएगा। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर और भी स्कैम के बारे में बात करेंगे तो। ये स्कैंडल और कंट्रोवर्सी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को काफी इम्पैक्ट किया, लेकिन हर केस में उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट प्रूव नहीं हुआ। ये जरूर है कि उनके गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के खुद के वर्ड में है, मैंने अपने कॉन्साइंस के अगेंस्ट कभी भी कोई काम नहीं किया। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वो मेरी इनएबिलिटी थी, लेकिन मेरा इंटेंशन हमेशा साफ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कोलिशन पॉलिटिक्स मतलब मिली जुली पॉलिटिक्स और वीक कंट्रोल कंट्रोवर्सी का रूट कॉज था? ये सब स्कैंडल को पॉलिटिकल एजेंडा के अंदर यूज किया गया है। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना ये सब स्कैम के बारे में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते वुमेन सेफ्टी और दिल्ली गैंग रेप केस के बारे में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टेन्योर में एक ऐसा दिन भी आया जो पूरे देश के लिए कलंक बन गया, लेकिन ये आज के टाइम में आम बात है। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली में एक यंग फिजिकोथेरेपी स्टूडेंट के साथ बारबारिक गैंग रेप असॉल्ट का घटना घटी, जिसे निर्भया केस के नाम से जाना गया। ये एक ऐसा क्राइम था जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। लोग सड़क पर उतर गए, गुस्सा, दुख और निराशा हर जगह देखने को मिला। पूरे देश में महिला सुरक्षा की प्रति अवेयरनेस और सरकार के प्रति अकाउंटेबिलिटी की मांग उठने लगी। इस घटना ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग को एक और कसौटी पर रखा। केस का इम्पैक्ट क्या हुआ और गवर्नमेंट की रिफॉर्म क्या हुआ, आइए जानते हैं अब इसके बाद। इस केस के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपना दुख और शोक को व्यक्त किया और इस घटना का परिप्रेक्ष्य में महिला सुरक्षा के लिए नए रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया सरकार ने। जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन हुआ, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया, निर्भया फंड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट भी उसी टाइम हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हमेशा यह मानना था कि भारत की प्रगति तभी हो सकती है जब इस देश की महिला सुरक्षित और सशक्त महसूस करे। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की पॉलिसी को और स्ट्रिक्ट बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, जो उनके लीडरशिप को एक सेंसिटिव और विजनरी लीडर के रूप में दर्शाता है। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस दुनिया में नहीं रहे, वो 26 दिसंबर को हम सबको छोड़ के चले गए। उनका निधन एक ऐसे लीडर के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपने काम और ईमानदारी के जरिए देश को एक नई शिखर तक पहुंचाया। उनका प्रिंसिपल्स और रिफॉर्म्स भारत की इकोनॉमिक और गवर्नेंस के लिए एक मिसाल है। वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने लाउड पॉलिटिक्स मतलब चिल्लम चिल्ली में बिलीव नहीं किया, लेकिन अपने काम से दुनिया को अपने प्रति एडमायर करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने जीवन से हमेशा यह सीखा है कि एक लीडर की असली पहचान उसके काम और विजन से होती। जैसे आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को देखो, साथ ही साथ ना कि उनकी स्पीचेज और कंट्रोवर्सी से। आज उनके दिए हुए रिफॉर्म्स और पॉलिसीज भारत की डेवलपमेंट की बैकबोन है। एक टीचर, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन के रूप में उनका कंट्रीब्यूशन भारत की हिस्ट्री में अमर रहेगा। उनकी विनम्रता, उनका नॉलेज, उनके डेडिकेशन हर नए लीडर के लिए इंस्पिरेशन रहेगा। साथ ही साथ लीडर ही नहीं बल्कि हर एक यंगस्टर को भी उनके एडमायर पर चलना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन एक मिसाल है कि किस तरह एक आम व्यक्ति अपने काम और ईमानदारी के दम पर इतिहास लिख सकता है। उनके इकोनॉमिक विजन और उनकी लीडरशिप की वजह से भारत दुनिया के इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में उभरा। चाहे 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो या इंटरनेशनल स्टेज पर भारत की पहचान को मजबूती देना, उनके काम को कोई नहीं भुला सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने करियर में कई कंट्रोवर्सी का सामना किया, कई आरोप लगे उनके ऊपर, यहाँ तक उन्हें साइलेंट पीएम तक बोला गया। सोनिया गांधी के राह पे चल रहा है, ऐसे ऐसे शब्दों को दागे गए।
लेकिन उनके काम को कोई एडमायर नहीं किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने करियर में कई कंट्रोवर्सी का सामना किया, लेकिन उनकी ईमानदारी और कमिटमेंट कभी क्वेश्चन मार्क के नीचे नहीं गई। आज भी वो एक मिसाल है कि शांति, विवेक और प्रगति से भारत की सेवा कैसे की जाए। दोस्तों ने क्या नहीं कहा गया अपने टाइम पर। वो नाम के लिए प्रधानमंत्री है, बल्कि हर काम तो सोनिया गांधी करती है। चलो मानता हूँ कि वो नाम के लिए पीएम बने थे, लेकिन उनका जो इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन है वो कोई नहीं भूल सकता है। वो जो एक फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में काम किए वो भी कोई नहीं भूल सकता। आज के आप फाइनेंस मिनिस्टर को देखो, क्या क्वेश्चन होता और क्या आंसर मिलता है। अभी जो सेकंड हैंड कार की जीएसटी की बात हुई तो उन्होंने क्या आंसर दिया, किसी को समझ में आया? लॉस पर टैक्स लगा दिया जाए। और दोस्तों एक समय था जब भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, एक सिख और एक मुस्लिम लीडर। ये वही भारत है जिसमें धर्म और जाति से ऊपर उठकर एकता और प्रगति की बात होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडर ने भी इस भारत के सपने को सजाया था। उन्होंने भी इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। ये हमें याद दिलाता है कि भारत की असली पहचान हमारी डाइवर्सिटी और समरसता से है, जिसमें हर समाज के लोग देश को मिलकर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज के टाइम में ऐसा क्या हो गया कि हिंदू आपस में बढ़ गए, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लेगेसी को हम कभी नहीं भूल सकते, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं को हम नहीं भूल सकते। आज उनका विजन हमेशा याद दिलाता है कि भारत के लिए मिलकर काम करना हम सबका फर्ज है। दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कौन सा काम, उनकी कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा आपको इंस्पायर की है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर में रहो, सुरक्षित रहो और अपना काम करते रहो। बाय, जय हिंद।